नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल द वाक्य में। आज हम आपको एक ऐसे व्यक्ति से रूबरू कराने जा रहे हैं जो एक डॉक्टर, पूर्व आईपीएस अधिकारी और समाज सेवी, तीनों ही रूपों में लाखों लोगों के लिए प्रेरणा स्रोत हैं। हम स्वागत करते हैं डॉक्टर अरुण उरांव का। नमस्कार सर, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। सबसे पहले सवाल सर मेरा आपसे ये है कि पहले आप डॉक्टर रहे, फिर आप आईपीएस अधिकारी बने, पंजाब कैडर से आपने 2014 में सेल्फ वॉलंटियरी रिटायरमेंट ले ली, फिर आप राजनीति में आए। एक कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट हम देखते हैं आपके इस सफर में, इसका सबसे बड़ा कारण क्या रहा? कुसुम, देखिए, मेरा जो परिवेश है उससे वाकिफ है। एक राजनीतिक परिवार है, पिता, ससुर, सास, पत्नी सभी राजनीति में रहे हैं और विशेषकर पिता और ससुर जी दोनों ने अपने करियर के मिडल में और बड़े अच्छे करियर को छोड़ के समाज के बीच आए। बिल्कुल। और मकसद समाज सेवा ही रहा होगा उनका, लेकिन जिस दौर में आए वो समाज के बीच में, उन्होंने महसूस किया कि राजनीति के माध्यम से ही समाज की सबसे बड़ी सेवा की जा सकती है। तो माँ बाप का प्रभाव हर बच्चे पे रहता है, मुझ पे भी रहा जी। तो पहले तो मैंने अपना जो एम था, एम्बिशन था, उसको ज़रूर पूरा किया और मुझे पंजाब कार्डर मिला पुलिस सर्विस का। उस दौरान करीब 22 साल की नौकरी में 7 साल झारखंड में मुझे काम करने का मौका मिला और उन 7 साल में मैंने बड़ा नज़दीकी से, करीबी से झारखंड को और विशेषकर अपने समाज, आदिवासी समाज को देखा। और फिर वही बात समझ में आई कि पुलिस सर्विस में जिस पोस्ट में पहुंचा था मैं, आईजी था तब, और आगे की 10 साल सर्विस फिर वहीं पंजाब में करना, मुझे लगा कि वो मेरे लिए तो शायद फ़ायदेमंद हो सकता है, मेरी इमीडिएट फैमिली के लिए तो हो सकता है जी। लेकिन जिसके लिए मेरे माँ बाप, सास ससुर जाने जाते रहे हैं, वो एक जिम्मेदारी का एहसास मुझ में भी था और इसलिए 2014 में नौकरी छोड़ के आया। और समाज सेवा के बीच में वही बात जो मेरे बुजुर्गों को भी हमेशा कचोटता रहा और ये महसूस वो करते रहे बड़े दृढ़ शक्ति से कि समाज की सेवा का सबसे बड़ा माध्यम राजनीति ही हो सकता है। जो पॉलिटिक्स का प्लेटफॉर्म है, जब आप सरकार में जाएंगे, सरकार में रहेंगे, तो जो सरकार के जितने इंस्ट्रूमेंट्स हैं उसका इस्तेमाल बेहतर तरीके से, प्रभावशाली तरीके से और बड़े स्तर पे आप गवर्नेंस के माध्यम से कर सकते हैं और गवर्नेंस में जाने का माध्यम राजनीति ही है, इसलिए राजनीति चुना मैंने। आप ये भी जानते हैं कि मेरा परिवार कांग्रेस पार्टी से जुड़ा रहा है। तो पिताजी उस वक्त जिंदा थे जब मैं राजनीति में कदम रखा और विचार विमर्श करके अपने सहयोगियों से, साथियों से, वेल विशर्स से, शुभचिंतकों से, पिताजी से चर्चा करने के बाद ही कांग्रेस पार्टी ज्वाइन किया मैंने 2017 में। हालांकि 2014 में मैं वॉलंटियरी रिटायरमेंट ले लिया था मैंने। तो 2017 से 19 तक, 2017 से इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि 2017 में मुझे राहुल गांधी जी ने ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी का राष्ट्रीय सचिव नियुक्त किया जी। और छत्तीसगढ़ का प्रभार दिया। छत्तीसगढ़ में उन दिनों भारतीय जनता पार्टी, रमन सिंह जी का राज था और कांग्रेस लगातार 2 चुनाव हार चुकी थी जी। तो एक बड़ी जिम्मेदारी थी, चुनौती थी मुझे। छत्तीसगढ़ का आदिवासी बहुल सरगुजा और बस्तर का इलाका जिम्मेदारी में दिया गया और सेंट्रल छत्तीसगढ़ के वो इलाके जहां आदिवासी प्रभावित करते थे चुनाव को। करीबन 36 विधानसभा थे। खूब मेहनत किया, जो भी अपना अनुभव था उसके बल पे उस 36 विधानसभा में 31 विधानसभा छत्तीसगढ़ के वोटरों ने कांग्रेस के हाथ में डाला, कांग्रेस की झोली में डाला जी। दूसरी बात, एक बड़ी इच्छा मेरे मन में थी कि मैं झारखंड में वापस आके काम करूं। नौकरी के दौरान भी मुझे 2 टेन्योर मिला डेपुटेशन पे झारखंड में काम करने का।
तो वो शिक्षा को मैंने पार्टी के सम्मुख रखा कि छत्तीसगढ़ में जो मुझे करना था कर लिया, मुझे झारखंड में मौका दिया जाए। जो मुझे 2019 में, आपको पता है लोकसभा का चुनाव था, वो मौका नहीं मिल पाया। दूसरी बात, वो 2 साल जो मैंने छत्तीसगढ़ में एक सचिव के तौर पे काम किया, तो कांग्रेस की जो शीर्ष नेतृत्व है उनके बहुत करीब, उनकी टीम में ही काम करने का मौका मिला। तो उस टीम की ताकत, कमजोरी का अंदाज़ा मुझे लगा और मुझे महसूस हुआ कि पार्टी की कुछ नीतियों की वजह से ऐसा लगा कि शायद ये अब तक तो कांग्रेस देश को इस मुकाम तक जरूर लाई, लेकिन अगला जो भविष्य है इस देश का, उस नेतृत्व, उस एक्सपेक्टेशन को, उस एस्पिरेशन को आम जनता के मिलने तक में कांग्रेस का लीडरशिप सक्षम नहीं है, मुझे ये महसूस हुआ। और वो दौर शुरू हो रहा था 2014, आप जान रहे हैं, मोदी जी का। तो क्या सर यही कारण था कि आपने कांग्रेस से बीजेपी में स्विच किया? हाँ, और कांग्रेस से बीजेपी में आने का निर्णय किया? हाँ। जी। पहली तो बात कि आप देश को कैसे चला पाएंगे, आपका नेतृत्व कैसा है, संगठन को आप कैसे चला रहे हैं। और दूसरा, मेरा बार बार कहने के बाद और मुझे श्योर करने के बाद भी मुझे झारखंड से मौका नहीं दिया उन्होंने। तो वो एक नौकरी छोड़ के, पुलिस की नौकरी छोड़ के दूसरी नौकरी की तलाश में नहीं था मैं कुछ। यस सर। मुझे समाज के बीच आना था, राजनीति के माध्यम से आना था। बिल्कुल। और राजनीति में छत्तीसगढ़ या किसी दूसरे राज्य में कैसे कर पाता, अपने घर पर ही करूँगा। जी। तो इन सारी वजहों से मैं फिर मोदी जी का प्रभाव, इस वजह से मैं भाजपा को चुना। 2019 में भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन किया मैंने, और अब साथ में 2019 में जैसा कि आप बता रहे हैं आपने बीजेपी ज्वाइन की, तो उस समय चर्चा बहुत तेज थी कि आपको लोहरदगा लोकसभा सीट से टिकट मिलेगा लेकिन टिकट दे दिया गया सुदर्शन भगत को। फिर 2022 में मांडर विधानसभा उपचुनाव में आपका नाम बीजेपी से सबसे ऊपर था कि हो सकता है कि आपको सीट मिलेगा, लेकिन उस समय भी सीट दे दिया गया गंगोत्री कुजूर को 2022 में। लेकिन फिर 2024 में जब लोहरदगा से लोकसभा सीट की बात आई, तो उसमें भी आपका नाम सबसे आगे चल रहा था कि आपको सीट मिलेगा, लेकिन उस वक्त भी समीर उरांव को सीट दे दिया गया। तो फिर आपने सोचा कि आप सिसई विधानसभा से मैदान में उतरेंगे। तो क्या हम मान सकते हैं कि सिसई विधानसभा का जो सीट है वो आपकी अपनी पसंद थी या फिर ये पार्टी आलाकमान का कोई फैसला था? मैंने आपको शुरू में ही बताया, 2019 में बिल्कुल आपकी जानकारी बिल्कुल सही है, लोहरदगा लोकसभा के लिए ही मैं तैयारी कर रहा था। उसकी 2 वजहें थी। एक तो मेरी पत्नी जो राजनीति में है, वो विधानसभा में सिसई से चुनी जा चुकी थी और विधानसभा के लिए चुनाव लड़ रही थी। दूसरा, चूँकि ऑल इंडिया सर्विस से मैं आ रहा था, और एक जब आप ऑल इंडिया सर्विस में आप काम करते हैं और ख़ासकर दूसरे राज्य में काम करते हैं, तो आपकी सोचने विचारने की क्षमता वो थोड़ी सी वो ऑल इंडिया स्टेट से निकल के एक्सपैंड हो जाए। हाँ, एक्सपैंड होके ऑल इंडिया लेवल की आप सोच रखते हैं। और मुझे लगता था कि शायद पार्लियामेंट एक वो सदन है जहाँ मुझे उस बड़े प्लेटफॉर्म पे काम करने का मौका मिल पाएगा, एरिया बड़ा रहेगा, और जो मेरा अपना अनुभव, एक्सपीरियंस है और काम करने की जो चाहत है, शायद वो पार्लियामेंट में अपने आप को ज़्यादा मैं प्रभावी तौर पे रख पाऊँ। तो इसलिए बिल्कुल सही है, लोहरदगा के लिए मैं प्रयासरत था, लेकिन पार्टी ने एक फ़ैसला मुझे सिसई के लिए लिया। सिसई आप जानते हैं, मेरे पिताजी स्वर्गीय बंदी उरांव 4 दफ़ा उन्होंने सिसई का प्रतिनिधित्व किया, और इसके बाद 2010 में मेरी पत्नी गीताश्री ने रिप्रेजेंट किया सिसई का। तो जब मुझे सिसई के लिए चुना गया तो आपत्ति की कोई वजह ही नहीं थी। पार्टी का एक अपना मिजाज होता है, एक अपनी एक सोच होती है। बिल्कुल। तो इसलिए 2024 का चुनाव सिसई से मैं बिल्कुल जोरदार अपने तरीके से पूरी ताकत लगा के लड़ा, हालांकि सफलता नहीं मिली। सिसई विधानसभा चुनाव में हम देखते हैं कि जो रिजल्ट था वो आपके अकॉर्डिंग नहीं आया या पार्टी के अकॉर्डिंग नहीं आया। तो इसके बाद पार्टी की समीक्षा बैठक भी हुई, आपने रिपोर्ट सौंपी। रिपोर्ट में क्या था और आपकी नज़र में आप किन कारणों को मानते हैं कि जिनकी वजह से जनता का पूरा सहयोग आपको नहीं मिला?
देखिए, रघुवर दास जी की जो सरकार 2014 में बनी जी और 19 का चुनाव हम लोग हार गए। जी उसकी कई वजह हैं, वो सभी आप वाकिफ़ हैं, लेकिन एक बात तो हुई कि जो आदिवासी समाज है वो उनका भरोसा हम जीत नहीं पाए। बिल्कुल। और उसकी वजह से 28 सीटें हैं झारखंड में, आदिवासी रिजर्व सीटें हैं। तो 19 में हम लोग 26 सीटें हारे, सिर्फ मात्र 2 सीटें जीते। और 2024 में वही रिपीट कर गया। फिर आदिवासी समाज हमसे दूर, हमारे पक्ष में नहीं, झामुमो कांग्रेस के पक्ष में उन्होंने वोटिंग किया और इस बार 27 सीटें वो जीते। सिसई एक अनुसूचित जनजाति आरक्षित सीट, जी सबसे ज़्यादा आबादी, सबसे ज़्यादा वोटर्स आदिवासी समाज से हैं। और इस पर भी मुझे वोटें मिली, आदिवासी वोटें मिली, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन उतनी नहीं मिली जितनी अपेक्षा मैं खुद करता था। और ये एक बड़ा शॉकिंग था। यस, फासला बहुत ज़्यादा बड़ा था। हाँ, और ये समझ में आया कि चुनाव में जो वोटर्स हैं वो बहुत सोच समझ के, ये मानना कि गरीब आदिवासी वोटर्स को समझ नहीं है, नहीं समझ रखते हैं, बड़ी दूर की समझ रखते हैं। जी। और वो जब वो बटन दबाते हैं तो बहुत कुछ उनके दिमाग में होता है। लेकिन मैं अपने तरीके से सोच रहा था कि मैं इस परिवार का, मेरे पिताजी ने रिप्रेजेंट किया, मैं खुद आदिवासी समाज के बीच में काम कर रहा हूँ। लेकिन वोटर्स को वोट देने का मिजाज कुछ और होता है, शायद वो इंडिविजुअल की बजाय पार्टी को चुनते हैं, इसको सरकार बनाने के लिए देना है। तो ये एक बड़ा, और भी कई कारण हो सकते हैं, लेकिन ये बड़ा कारण रहा। जी। दिनेश उरांव के साथ आपके कैसे संबंध रहे हैं? क्या उनका सहयोग मिला था चुनाव के दौरान? उनको मैं रिश्ता में मामा जी ही कहता हूँ। जी। और दिनेश, प्रोफेसर दिनेश सर मेरे पिताजी के राइवल रहे हैं। पिताजी कांग्रेस से खड़े होते थे और वो भारतीय जनता पार्टी से, और वो कई बार चुनाव जीते भी हैं, हारे हैं। संबंध बड़ा पुराना है उनका। और चुनाव से पहले चूँकि लगातार वही सिसई विधानसभा का प्रतिनिधित्व कर रहे थे, जी। तो जब भी कोई बदलाव होता है या कैंडिडेट्स का चयन किया जाता है, तो जो पुराने कई दफ़ा जो रिप्रेजेंट करते हैं, थोड़ा सा महसूस तो होता है। राजनीति सबको करनी होती है, तो नाराज़गी उनकी ज़रूर रही होगी शुरू में। और मैं उनके पास गया आशीर्वाद लेने के लिए। जी। और मेरे पर्सनल संबंध उनसे बड़े अच्छे हैं आज भी। सिसई विधानसभा में किरण माला बाड़ा ने भी दावा ठोक दिया था। उनका कहना था कि उन्होंने उस क्षेत्र में काफ़ी काम किया है, तो सीट उन्हें मिलनी चाहिए। अगर सीट नहीं भी मिली तो वो निर्दलीय होकर लड़ेंगे। उन्हें कैसे इस मामले में सेटल किया गया? देखिए, राजनीति का जो स्वरूप है वो बदल रहा जी, जी। है ना। अभी मैं चर्चा कर रहा था संजना के साथ कि राजनीति वो उसको रोजगार के भी तौर पे देख रहा है। कोई बड़ी बात नहीं है, कोई खराब बात भी नहीं है, मानना चाहिए। तो वो उस इलाके में काम कर रही हैं। सिसई क्षेत्र में काफ़ी मेहनत उन्होंने किया, समय दिया। और एक हर एक उभरते हुए राजनेता की तरह उनकी भी अपनी एक्सपेक्टेशन थी। जी। तो जब टिकट नहीं मिलता है तो नेचुरली वो स्वाभाविक है नाराज़गी। वो नाराज़गी उनकी भी रही होगी और उनसे भी मैं मिला और बातचीत हम लोगों ने की। और क्या उनको मनाना आसान था या फिर कुछ कठिनाइयाँ आई? नहीं, देखिए, करियर की तरह, जी, जॉब की तरह, जी, राजनीति में बहुत बड़ा दांव रहता है, बहुत बड़ा दांव है ना। लोग अपने आगे का भविष्य आंकते हैं कि इतने वर्ष पे के बाद मुझे राजनीति में आना चाहिए, एमएलए बनूंगा, एमपी बनूंगी, फिर राज्य सरकार में काम करने का मौका मिलेगा। तो वो सोच होती है। और जो करियर पॉलिटिशियन होते हैं, तो मेरी तरह नहीं, मैं करियर पॉलिटिशियन तो नहीं हूँ, मैं तो नौकरी से आया। तो ऐसे जो करियर पॉलिटिशियन होते हैं उनके लिए तो सब कुछ, सारा दारोमदार राजनीति पे रहती है। तो वो जब भी मौका, चुनाव 5 साल के बाद आता है, तो जब किसी को मौका
किसी वजह से नहीं मिल पाता है तो उसके लिए एक बड़ा झटका होता है। जी। उस शौक को ऑब्जर्व करना अपने आप में बड़ी बात होती है, और उस शौक को ऑब्जर्व करने के लिए ना वो उम्र, अनुभव और उनके सहयोगियों का प्रभाव, तो नेचुरली किरण जी को भी समझाने के लिए मुझे बहुत सहयोगियों ने मदद किया, उनसे बातचीत की, मैं खुद उनके साथ बैठा। लेकिन मैंने बताया कि ये तो अपॉर्चुनिटी की बात है, और जो करियर पॉलिटिशियन होते हैं उनके लिए तो झटका तो होता है। जी। आप कोल इंडिया के स्वतंत्र निदेशक भी रहे हैं। जी। आपने वहाँ का कार्यभार संभाला है, तो इस क्षेत्र में आपकी रुचि कैसे आई? नहीं, ये मेरी अपनी रुचि की बात नहीं है। देखिए, जो इंडिपेंडेंट डायरेक्टर का पद है, जितने भी पब्लिक सेक्टर्स हैं देश के, उसके एक तो फंक्शनल डायरेक्टर्स होते हैं, जिसको CMD कहते हैं, डायरेक्टर फाइनेंस, डायरेक्टर HR, डायरेक्टर ऑपरेशंस होते हैं। ये सरकारी मुलाजिम होते हैं जिनको तनख्वाह मिलती है। जी। सरकार ने ये सोचा, केंद्र सरकार ने ये सोचा कि इन डायरेक्टर्स के साथ में, फंक्शनल डायरेक्टर्स के साथ में स्वतंत्र निदेशक, इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स भी होने चाहिए, जिनका बैकग्राउंड ब्यूरोक्रेटिक हो सकता है, पॉलिटिकल हो सकता है, सोशल सर्विस हो सकता है। मतलब एक उस फील्ड से वो बाहर से आए होते हैं, लेकिन देश के प्रति जिनकी देशभक्ति से ओतप्रोत होते हैं, देश के लिए सोच जो रखते हैं। जी। तो एक फंक्शनल डायरेक्टर और इंडिपेंडेंट डायरेक्टर जब बोर्ड मीटिंग में बैठते हैं तो किसी पॉलिसी डिसीजन पे फैसला लेना होता है, तो दोनों की सोच बड़े अलग अलग होते हैं। लेकिन जब ये दोनों सोच मिल जाते हैं तो वो कंपनी बहुत तेजी से आगे बढ़ती है। जी। हो सकता है फंक्शनल डायरेक्टर जो कि किसी सीनियर के नीचे काम कर रहा है, CMD के नीचे, वो CMD के फैसले को ना नहीं कह सके, क्योंकि उसका ACR CMD लिखेगा। जी। उसका सर्विस का रिकॉर्ड ACR CMD लिखेगा। तो उसके कई फैसले जो फंक्शनल डायरेक्टर को लग रहा है कि शायद बहुत अच्छा नहीं है, उसके लिए ना कह पाना मुश्किल होता है। लेकिन एक इंडिपेंडेंट डायरेक्टर जो एक सीमित समय के लिए, 3 साल के लिए आता है, उसको पता है कि मैं इस कंपनी का तो मुलाजिम हूँ नहीं, मैंने तो इस कंपनी के बेहतरी के लिए, देश के लिए ये कितना अच्छा फैसला होगा। जी। तो वो ऐसे फैसले जिन पे लगता है कि इसको नहीं लिया जाना चाहिए, उस पर रोकता है, रोक लगाता है। तो बतौर फंक्शनल डायरेक्टर कोल इंडिया में मुझे 3 साल रहने का मौका मुझे मिला, तो ये मेरी अपनी चॉइस नहीं थी। जी सर। ये मिनिस्ट्री ऑफ कोल है, वो डिसाइड करता है। जी। और आजकल मोदी जी के आने के बाद एक फ़र्क पड़ा है। जी। आप मोदी जी को जानते हैं, वो हर फील्ड जिन पे लगता है कि देश का भविष्य टिका हो, चाहे वो न्यूक्लियर एनर्जी हो, स्पेस टेक्नोलॉजी हो, और कोयला, जो ऊर्जा नीति के लिए बहुत ज़रूरी है, तो ऐसे पब्लिक सेक्टर्स, रेलवे आप देख लीजिए, उनको पता है कि फंक्शनल डायरेक्टर सरकारी मुलाजिमीन को मदद करने के लिए, कि वो ताकि फैसला सही तरीके से ले सकें और एक बैलेंस और काउंटर बैलेंस कर सकें, वो ऐसे लोगों को चुन रहे हैं, मेरे जैसे लोग, जो लोग ब्यूरोक्रेटी के बैकग्राउंड के। नहीं तो पहले पुरानी सरकारों में राजनेताओं को ये जगह मिलता था। जी। मजाक में ही सही, लेकिन ये सही बात है, जिनको शायद टिकट नहीं मिले लोकसभा का, उनको बना दिया जाता था ताकि वो नाराज ना हो। तो उन्होंने तो 3 साल आराम ही करना है, क्या काम करना है। लेकिन मोदी जी की सरकार में वो बैकग्राउंड देखा जाता है, कितना डिलीवर कर पाएगा। मेरे साथ, मैं ट्राइबल झारखंड का, यहीं का रहने वाला, मेरी बैकग्राउंड पॉलिटिकल और ब्यूरोक्रेटिक बैकग्राउंड, मेरा अपना काम करने का जो रिपोर्ट उनके पास रहा होगा, उनको लगा होगा कि ये कोल इंडिया में ज़्यादा अच्छे से कर पाएगा। धनबाद और बोकारो और रामगढ़, खलारी की जानकारी इसको होगी, वहाँ के परिवेश की, डिस्प्लेसमेंट का इसको आइडिया होगा। तो वो सब बातों को देख के उन्होंने मुझे, सेंट्रल गवर्नमेंट ने, मिनिस्ट्री ने और ख़ासकर PO ने चुना कोल इंडिया के लिए। और जब मेरा टेन्योर ख़त्म हुआ पिछले साल नवंबर में, तो अब मैं अप्रैल माह से अभी BCCL का इंडिपेंडेंट डायरेक्टर हूँ। आपने बात की विस्थापीकरण की, तो खनन क्षेत्र में CSR और विस्थापीकरण पे आपकी क्या राय है? किन बिंदुओं पर बदलाव किए जा सकते हैं और
किन बिंदुओं पर और काम किया जा सकता है? कुसुम, मैं BCCL का CSR कमेटी का भी चेयरमैन। जी जी। और जब मैं कोल इंडिया में था तब भी मैं ये कहा करता था कि CSR का पैसा जो उस राज्य के उन लोगों का है जिनकी ज़मीन हमने ली है जी। माइनिंग के लिए, जो डिस्प्लेस्ड फैमिली है, जिसके वजह से वहाँ के स्थानीय लोग प्रभावित हुए, ज़मीन दिए या नहीं दिए, जी। उसके पॉल्यूशन से प्रभावित हैं, उस एरिया में ट्रांसपोर्टेशन से बाहरी लोगों के आने से प्रभावित हुए हैं, उनका रिहैबिलिटेशन 4 पैसे देके सिर्फ नहीं किया जा सकता जी। आप कुछ पैसे दे दीजिएगा, वो पैसा कुछ दिन चलेगा खा पी के, क्योंकि वो बिजनेस कर नहीं सकते हैं, खासकर जो ट्राइबल्स हैं, वो पैसा धीरे धीरे खा पी के, उनके बच्चे मोटरसाइकिल की जिद करके, या वो फ्यूचर चल नहीं पाएगा। जी। तो उनको नौकरी आप सबको दे नहीं सकते हैं। जी। तो उस सब्सिडरी कंपनी में नौकरी के बजाय कुछ स्किल उनको आप दीजिए, स्किल ट्रेनिंग उनको दीजिए, ताकि वो उस ट्रेनिंग के बतौर उनको और नौकरी मिल सके। बिल्कुल। बड़े बड़े डंफर चलते हैं, HEMM चलते हैं जी। उनको चलाने के लिए, तो आजकल तो लड़कियां भी आ रही हैं चलाने के लिए। माइनिंग सरदार का काम, वो ट्रेनिंग आप उनको दीजिए, कंप्यूटर ट्रेन कीजिए। स्कूल वहाँ पे हैं जो ग्रेजुएट किए हैं बच्चे, उनको टीचिंग के लिए एडमिशन करवाइए, B.Ed। जी। तो ऐसे बच्चों को ट्रेनिंग आप CSR के मद से ट्रेन करा सकते हैं। अभी मुझे रायपुर से आने का मौका मिला, मैं सिपेट गया वहाँ, जी। सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ पेट्रो केमिकल इंजीनियरिंग कहते हैं, जिसमें प्लास्टिक का सामान बनाने सिखाते हैं। BCCL से 120 बच्चे गए हैं 4 महीने की ट्रेनिंग के लिए, ये सेकेंड बैच है। जी। और वहाँ मैं देखा उनका ट्रेनिंग फिजिकली जाके कि वो जो सेंटर है वो कैसा है, ट्रेनर्स वहाँ के कैसे हैं, और हमारे बच्चे वहाँ ट्रेनिंग कर भी रहे हैं कि सिर्फ समझ आकर। क्योंकि मुझे पता है कि हम इतने पैसे देके उनको भेजा है हमने, और जो 100 बच्चे से 125 बच्चे हैं उनको जॉब मिलना चाहिए निकलने के बाद। तो CSR का फंड का उपयोग इसी तरीके से हो सकता है। आप किसी भी इंस्टीट्यूट को सिर्फ पैसे दे दीजिए और वो उम्मीद करें कि वो ट्रेन करके उनको बना देगा, इससे काम नहीं चलेगा। जी। वो हम लोग अब कर रहे हैं। सिर्फ CSR कमेटी नहीं, सब्सिडरी कंपनी के लोग भी बीच बीच में जाते हैं, ट्रेनिंग पे बहुत नज़दीकी नज़र रखते हैं। जिस इंस्टीट्यूशन में ट्रेनिंग होना है उसकी काबिलियत हम लोग पहले चेक करते हैं कि ट्रेनिंग वाकई करा के इनको नौकरी, और अल्टीमेटली तो है कि उनको नौकरी मिले। जी। फिर आके वापस वही कोयला चोरी, साइकिल मोटरसाइकिल ढोएंगे, इसके लिए तो नहीं भेज रहे हैं हम। इसी तरह से CSR का फंड का उपयोग ज़मीनी स्तर पर हो, ये हम लोग सब कोई मिलजुल के कोशिश कर रहे हैं। कमी ज़रूर रही है, अगर कमी नहीं रहती तो विस्थापितों का हाल वो नहीं होता जैसा अब तक रहा है। आप झरिया के बारे में आप जानते हैं जी। जिसके नीचे वो आग लगी हुई है, तो झरिया मास्टर प्लान बना है, उसका एक रिवाइज्ड मास्टर प्लान माननीय मोदी जी ने लागू किया है, और उसका बजट कई गुना बढ़ा दिया गया है, और उसको बहुत नज़दीकी से हम लोग उस प्लान को देख रहे हैं, ताकि जो झरिया के नीचे जो आग बनी है, जो डिस्प्लेस्ड हैं, उन फैमिली को कैसे रिहेबिलिटेट करें। बिलागड़िया करके एक जगह है, वहाँ मैं गया जहाँ बच्चों को MSME की ट्रेनिंग दी जा रही है। उस डिस्प्लेस्ड फैमिली की बच्चियाँ हैं, बच्चे हैं, उनसे मैं खुद इंटरेक्ट किया, जो ट्रेनिंग दे रहे हैं उनसे इंटरेक्ट किया। तो हम लोग संकल्पित हैं कि ऐसे परिवार का जो अगला जनरेशन है, जो थोड़ा बहुत पढ़ा है, मैट्रिक भी किया है, उसको अपनी योग्यता के अनुसार एक रोज़गार मिल जाए, जिससे अगली फैमिली को अपने आगे बढ़ा सके। जी सर, रात्रि पाठशाला का ख्याल आपको कैसे है, इसकी शुरुआत कैसे हुई? उसमें मैं जब 2014 में रिटायरमेंट के बाद आया घर पे, जी, तो वीकेंड्स में शनिवार इतवार को आसपास के बच्चों को पढ़ाया करता था, जी, जो JPSC का एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हैं, ग्रेजुएशन में हैं। जी, और उसी सिलसिले में मांडर से भी कुछ बच्चे आते थे, जी, यहाँ कॉलेज में पढ़ते थे, हॉस्टल में रहते थे। तो वो मांडर के बच्चे मेरे पास आए, और उनमें से एक लड़का था जो अपना एक स्कूल घर पे एक कोचिंग बच्चों का चलाया करता था, लेकिन उसके पास बच्चे बहुत कम आते थे। गांव वाले सोचते थे यार ये तो गांव का बेरोजगार बच्चा, खुद अभी नौकरी मिली नहीं, क्या पढ़ाएगा। तो उनसे जब डिस्कशन किया मैंने, तो उन्होंने कहा कि सर शिक्षा बहुत कमज़ोर है और सरकारी स्कूल की पढ़ाई। तो मैंने कहा चलिए एक बार गांव चलते हैं। वो विज़िट किया, जी। और आप जानते हैं कि कार्तिक बाबा
का जो फोकस था, उनको विश्वास था कि जब तक आदिवासियों को एक अच्छी शिक्षा नहीं दी जाएगी, वो अच्छी शिक्षा ही सामाजिक बदलाव का सूत्रधार बनेगा। तो उनके बताए हुए रास्ते पे हम लोगों ने सोचा कि एक दिन में तो स्कूल जाते ही जाते हैं जी। और स्कूल चलाना, नया स्कूल मतलब अपना बिल्डिंग बनाना, टीचर्स को लाना, वो खर्च करने की स्थिति में हम लोग थे नहीं जी। तो हम लोगों ने सोचा शाम को गांव के धुमकुरिया में, आंगनबाड़ी में जी। वही बच्चे जो दिन में स्कूल जाते हैं, शाम को 2 घंटे गांव के जो पढ़े लिखे कॉलेज गोइंग बच्चे हैं वो पढ़ाएंगे उन छोटे बच्चों को, और जो छोटे बच्चों को पढ़ाएंगे उनको मैं पढ़ाऊंगा जी। ताकि वो, मैंने जो डिस्कस किया था कि अंग्रेजी, मैथ्स और साइंस, इन विषयों पे उन बच्चों को ट्रेन करूंगा। जी। बच्चों को पढ़ाने का तरीका खेल खेल में, जी। स्थानीय भाषा का कैसे इस्तेमाल करेंगे, और स्कूल के पढ़ाई को सप्लीमेंट करें और पढ़ाई का एक इंटरेस्ट पैदा करें। आप जानते हैं आदिवासी गाँव में बच्चियाँ, लड़कियां बहुत ड्रॉप आउट होती हैं। 6वीं 7वीं के बाद वो स्कूल छोड़ देती हैं, चूँकि माँ बाप दोनों काम करते हैं, पिता खेत में, माँ कहीं रेजा का काम, तो घर में छोटे बच्चों को संभालने के लिए, बर्तन धोने के लिए, बकरी चराने के लिए बच जाती है उस घर की बड़ी बेटी, और जो 7वीं क्लास में ड्रॉप आउट कर जाती है। तो शाम को चूँकि ये क्लासेस हो रहा था, उन ड्रॉप आउट बच्चों को भी पढ़ने का मौका मिला। दूसरी बात, इससे भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट, शिक्षा तो एक माध्यम ज़रूर बना, लेकिन मैंने देखा था गाँव में जो आदिवासी गांव में जो हमारे इंस्टीट्यूशन है, जी। धरोहर है, हमारे जो सांस्कृतिक धरोहर, अखड़ा, धुमकुरिया, जी। ये समापन की ओर है, जहां हमारे यूथ सिर्फ नाच गाना नहीं, वो बुजुर्गों, सीनियर सिटीजन जो गांव के सीनियर्स हैं जी। उनसे हमारे संस्कार, हमारी भाषा, हमारी परंपरा को सीखते थे। वो चूंकि ये दोनों इंस्टीट्यूशन बंद हो रहे हैं, ये बड़ा नुकसान हो रहा है। जी। भाषा भूलते जा रहे हैं, गीत और नृत्य भूलते जा रहे हैं। जी। तो हर एक बृहस्पतिवार का हमने दिन चुना जिस दिन रात्रि पाठशाला के बच्चे पाठशाला से निकल के अखाड़ा में उतरते हैं और गांव के बुजुर्ग, बहनें, बेटियां मांदर लेके, नगड़ा लेके उनको सरहुल करम का गीत सिखाते हैं और नौबहाल इलाके में डमकत सिखाते हैं। और अब अगर आप जाके देखोगे तो पिछले 10 साल में जिन गाँव में मांदर तक नहीं मिलता था, हम लोग सोच नहीं सकते हैं कि आदिवासी गांव में मांदर। मुझे तो बचपन में जब गांव जाता था, आकाश को भी याद होगा, शाम होता था वो मांदर की आवाज़ हल्की हल्की सुनाई पड़ती थी। वो अखड़ा दोबारा जिंदा हो रहा है। जी। तीसरी बात, जब बच्चे अगर रात्रि पाठशाला आ रहे हैं तो उनको लाने वाली महिलाएं होती, पिताजी आएंगे, तो घंटा आधा घंटा उनको बैठना होता था, तो उनको बैठ के हमारा एक शिक्षक उनसे चर्चा करता था। तो जो महिला मंडल से अपेक्षा है ना कि सिर्फ रोजगार नहीं, महिलाएं, माएँ, बेटियां ही आदिवासी समाज और झारखंडी समाज को अब संभालती हैं गाँव में, तो उनको कैसे दोबारा मोटिवेट किया जाए कि नशा से कैसे निकाले बाहर लोगों को, डाइन बिसाही से कैसे बाहर निकाले, खेती में कैसे हम लोग एकजुट होकर मदद करें, जो अच्छा खेतियर है वो बताए कैसे खेती करें। तो ये बैठ के जो बात करने का अखड़ा का कल्चर था, वो रात्रि पाठशाला के माध्यम से हमने शुरू किया। आप एक स्पोर्ट्स पर्सन भी रहे हैं, हेयर स्पोर्टिंग क्लब से आपका जुड़ाव भी रहा है। समय समय पर आप बाबा बंदी उरांव फुटबॉल टूर्नामेंट भी कराते रहे। कार्तिक उरांव, बाबा कार्तिक उरांव के नाम से आप कराते रहे फुटबॉल टूर्नामेंट, सिसई एरिया में भी और बाकी एरिया में भी। सिसई में बाबा के नाम पे कराता हूँ जी। तो स्पोर्ट्स से आपका जुड़ाव कैसा रहा, और आज के समय में बच्चों और युवाओं के लिए स्पोर्ट्स कितना ज़रूरी है? बड़ा खुशकिस्मत रहा हूँ कि मेरे पिताजी भी अच्छे स्पोर्ट्समैन थे, और जब वो पटना साइंस कॉलेज में थे या रांची स्कूल में पढ़ा करते थे, जिला स्कूल रांची में, तो अच्छे एथलीट, अच्छे फुटबॉलर, अच्छे हॉकी के प्लेयर, तो कहीं ना कहीं उनका जीन्स कुछ मेरे अंदर भी रहा होगा। तो स्कूल दिनों से मुझे वो जो बॉल गेम होता है ना, जिसमें बॉल का इस्तेमाल होता है, और खुशकिस्मत रहा कि मुझे रांची में क्रिकेट, हेल स्पोर्टिंग में क्रिकेट हम लोगों ने खेलना शुरू किया। रांची जिला का प्रतिनिधित्व किया, रांची यूनिवर्सिटी का प्रतिनिधित्व किया, और तब मैं मेडिकल कॉलेज में पढ़ता था, सेकेंड ईयर में था, और जो रणजी टीम उस समय बिहार था, तो रणजी टीम के सिलेक्शन के लिए 40 बच्चों को चुना जाता था। जमशेदपुर में कोचिंग होती थी कोऑपरेटिव कॉलेज ग्राउंड में, तो उसके लिए मुझे चुना गया, लेकिन चूँकि सेकेंड ईयर में था, आपको पता है सेकेंड ईयर में हमारा एग्जामिनेशन होता है, वो मुझे छोड़ के आना पड़ा। तो क्रिकेट एक अच्छे लेवल तक ठीक ठाक खेला, और वही हेल स्पोर्टिंग में मैं खिला रहा हूँ।
सर्विस में जब आया तो पंजाब में पंजाब बड़ा उन्नत राज्य है जी। तो वहाँ टेनिस और गोल्फ, जो हम लोग रांची में देखते भी नहीं थे कि कैसा कोर्ट होता है गोल्फ का, टेनिस का, तो वो टेनिस खेलना शुरू किया। पंजाब पुलिस के जो ऑफिसर्स हैं वो टेनिस का उनका कंपटीशन होता है ऑल जी। इंडिया, तो लगातार 9 साल मैंने पंजाब टेनिस टीम का रिप्रेजेंट किया। और बाकी कॉलेज के दिनों में एथलेटिक्स और वो मेडिकल कॉलेज में ऐसे भी पढ़ने वाले लोग आते हैं, खेलने वाले हमारे जैसे कम आते थे जी। तो हमें याद है कि जब प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन होता था तो वो झोला में कप लेके जाता था मैं। तो एक ट्रेडिशनली फादर की तरफ से मुझे स्पोर्ट्स विरासत में मिला और अभी तक कोशिश कर रहा हूँ खेल को जारी। आज के बच्चों के लिए स्पोर्ट्स क्या मायने रखता है, जो सिर्फ फोन्स में हैं, उनके लिए क्या कहना चाहेंगे? खेल हमें क्या सिखाता है? स्पोर्ट्समैन स्पिरिट। जी। वो क्या होता है स्पोर्ट्समैन स्पिरिट? आप मैच खेलते हो तो हमेशा जीतते नहीं हो, हारते भी हो। जी बिल्कुल। तो जब मैच हारते हो तो उसको डाइजेस्ट करना, बिल्कुल। उस फीलिंग को डाइजेस्ट करना। इतनी मेहनत की और हम लोग हार गए, जी। तो उसको डाइजेस्ट करना और फिर अगले मैच के लिए तैयारी करना, ये सिर्फ स्पोर्ट्स ही सिखा सकता है। बिल्कुल। आप ठीक है क्लास में किसी विषय में या क्लास में फेल भी कर जाएं तो भी ये फीलिंग आती है, लेकिन दोबारा वो जोश स्पोर्ट्स ही लाता है। जी। क्योंकि अगला मैच 2 दिन के बाद होता है। जी बिल्कुल। दूसरा, लीडरशिप की क्वालिटी। आप टीम में खेल रहे हैं और अगर आप कैप्टन हैं तो एक फुटबॉल के 11 से लेके 15 बच्चों को साथ में लेके रखना। जी। इस मैच में कौन किस पोजीशन से खेलेगा, कौन खेलेगा नहीं खेलेगा, किसकी स्टैमिना है किसकी कम है, उसके स्टैमिना के अनुसार उसको कितने देर तक खेलने देना और कब चेंज करना। जी। ये सोच, और वो जो 11 बच्चे खेलने वाले हैं वो 11 दिमाग के होते हैं, 11 सोच के होते हैं, सभी एक ही लेवल के नहीं होते हैं। जी। उनकी भावनाओं को कंट्रोल करना वो कैप्टन का रोल होता है। एक मैच के पहले मीटिंग में सबको डिस्कस करना, मोटिवेट करना। बढ़िया टीम से है तो उसको खुद फ्रंट पे आके आगे लीडरशिप देके उस टीम को, मैच में आप कमज़ोर पोजीशन में चले गए, क्रिकेट में हारने की पोजीशन में है, उससे बाहर करना वो उस लीडर का ही रोल होता है, कैप्टन का रोल होता है। बिल्कुल। तो ऐसे अलग अलग लोगों को संभाल के एक साथ लेके विजय श्री दिलाना, ये कितना बड़ा लीडरशिप की बात है। स्पोर्ट्समैन स्पिरिट और लीडरशिप ये स्पोर्ट्समैन देता है। इसलिए हर एक बच्चों को भी खेलना चाहिए। अब खेलना का मतलब लूडो और चेस नहीं, जी। ठीक है, वो दिमागी तौर पे आपका बढ़ा सकता है, लेकिन फिजिकल आउटडोर गेम्स जरूर स्पोर्ट्समैन को इन वजहों से मिलता है स्पोर्ट्स में। शासन, कॉरपोरेट, समाज और स्पोर्ट्स, आप चारों में आपने काम किया है। किस भूमिका में आपको सबसे ज़्यादा संतोष मिला और किस भूमिका में आपको ऐसा लगा कि एक कसक रह गई, यहाँ और काम किया जा सकता है? नहीं, कसक तो रही है, और चुनौती हर फील्ड में, जब आप उस फील्ड में काम कर रहे हो तो चुनौती रहती है। जब मुझे पुलिस का पंजाब काडर मिला तो तरन तारण में मेरी पोस्टिंग है। तरन तारण पंजाब का वो जगह है जिसको खालिस्तान का अघोषित राजधानी कहा जाता था। तो मैंने पहली बार अपनी माँ को बुलाया कि आप आओ देखने के लिए कैसा है। 1993 की बात है। तो वो अमृतसर स्टेशन पे उतरी, उनके साथ उनकी एक सहेली भी थी। वो जिस गाड़ी में आई, उन दोनों, आपको पता होगा पंजाब में टेररिज्म क्या था जी। तो आगे एक जिप्सी थी जिस पे मशीन गन था, पीछे पुलिस वाली गाड़ी, वो लेके एक कैदी की तरह वो पहुंची घर पे और करीब सप्ताह भर रही। और जाने से पहले उसने मुझे एक ही बात कहा रात को टेबल पे कि बेटा आप डॉक्टरी ही कर लो तो बहुत अच्छा रहेगा। डॉक्टर था मैं मतलब समझ गया जी। वापस लौट गई। मैंने पिताजी को ये बात फ़ोन पे बताया और फिर मेरे पिताजी ने समझाया वो उस सर्विस में गया है जो नाज है हम लोगों के लिए, उसको काम करने दो, उसको डराओ नहीं। माँ का कहना था कि तुम छोड़ छाड़ के आके डॉक्टरी करो। तो वो चुनौती भी थी वहाँ पे। जब मैं झारखंड आया, पुलिसिंग किया, लातेहार और जमशेदपुर जैसे नक्सली इलाके में काम किया,
तो नक्सली के खिलाफ अभियान चलाया और बड़े रिजल्ट मैंने दिया, पता कर लेना। मेरे पिताजी तब राजनीति में आ गए थे, तो उनके नक्सलियों के बड़े काडर के लिस्ट में था मैं, और उनकी धमकी मेरे पिताजी को मिलती थी जी। क्योंकि वो चुनाव उस समय लड़ते थे कि आप चुनाव नहीं लड़ पाओगे और मुश्किल होगी आपको भी, आपके बेटे को भी। वो भी एक चुनौती थी। तो लेकिन ऐसा तो नहीं कि हमने काम करना बंद कर दिया, वो काम भी किया। तो वो अपना एक चुनौतीपूर्ण दौर रहा। जमशेदपुर का एक अलग वहाँ क्राइम कैपिटल, आप जानते हो। लेकिन मुझे जब अब नौकरी छोड़ के जब समाज के बीच में हूँ, और जब मेरे पीछे कोई वर्दी नहीं, कोई वर्दीधारी लोग नहीं, कोई प्रशासन का सपोर्ट नहीं, अकेले विचरण करना, लोगों को समझाना बगैर उस औरा के, ये एक बड़ी चुनौती मेरे लिए है, क्योंकि ये अब नई चीज़ मेरे लिए है। बिल्कुल। और चुनाव में और विशेषकर मुझे खासतौर पे इस बात का अंदाज़ा हुआ कि लोग आपको अभी भी बहुत मतलब वो एक्सेसिबल नहीं समझते हैं। अभी भी उनको डर है कि अरे बड़का अफसर रहे रे भाई के पास बात करे बड़ा मुश्किल है। हालांकि मैं अपनी तरफ से कोशिश करता, लेकिन उनको वो डर थोड़ा सा, हो सकता है मेरे भावनाएं, बातचीत के तरीकों से लोगों की मेंटालिटी में ये पहले से ही रहता है कि आईएएस अधिकारी तो सॉफ्ट कॉर्नर हो सकता है, लेकिन आईपीएस जरूर सख्त होगा। तो वो एक समाज सेवा में बड़ा एक मेरे लिए चुनौती अभी भी बना हुआ है जी। कोशिश कर रहा हूँ कि दूसरा, जब आप विपक्ष में हो, जब आप पक्ष में हो तो सरकार के बहुत सारे काम आप टेलीफोन से भी कर सकते हो, लेकिन जब विपक्ष में हो, सरकार किसी और की हो, तब और चुनौती बढ़ जाती है। लोगों की काम कराने हो, सरकारी अधिकारी से समय लेना हो, मंत्रियों से समय लेना हो, बात उनसे करना हो, तो ये निसंदेह समाज के बीच में काम करना चुनौतीपूर्ण है। जहाँ तक राजनीति की बात है, उसका एक परिवेश ही अलग है। और मैंने जैसा शुरू की बातों में बताया कि नेतृत्व परिवर्तन इस राज्य में बहुत ज़रूरी है हर स्तर पे। उसके लिए एक नए दौर के नेतृत्व का उभार बहुत ज़रूरी है, जो शायद युवाओं के मार्फत मिल सकता है। पुराना जनरेशन है, वो जिस तरीके की राजनीति कर गया झारखंड में और आदत जिस तरह की बना दी, वो शायद इस राज्य के लिए अच्छा नहीं है। जिसमें अशिक्षा और भ्रष्टाचार सिर चढ़ के बोलता था, उसको रिप्लेस करने के लिए शिक्षित और ईमानदार नेता, राजनेताओं की बेहद ज़रूरत है। एक रैपिड फायर राउंड हम करेंगे सर, उसमें मैं आपसे सवाल पूछूंगी, उसका आपको तुरंत जवाब देना है। पहला है, एक ऐसी किताब जिसने आपको सबसे ज़्यादा प्रेरणा दी। किताब बहुत कम पढ़ता हूँ, लेकिन महात्मा गांधी जी की किताब, महात्मा गांधी के बारे में जो जिक्र होता है वो पढ़ता हूँ, एक्सपेरिमेंट विद ट्रुथ। जी, अगर आप पब्लिक डोमेन में नहीं आते तो क्या बनना पसंद करते हैं? पब्लिक डोमेन मतलब अभी जो राजनीति की बात कर रहे हैं? नहीं, मैं सिविल सर्विसेज शुरू से, अपने बाप, हर एक फैमिली का हीरो पिता होता है। जी बिल्कुल। मेरे हीरो भी मेरे पिता थे और उन्हीं की तरह एक पुलिस ऑफिसर शुरू से बनना चाहता था। फेवरेट पॉलिटिशियन कौन है आपके? महात्मा गांधी। क्यों? देखिए, महात्मा गांधी उस वक़्त के नेता जी, जिस वक़्त अंग्रेज़ों का शासन, देश की जो स्थिति, बटा हुआ राज्य, देश बटा हुआ, सिर्फ ज्योग्राफिकली नहीं जी, कास्ट, क्रीड, रिलीजन, हर तरीके से बटा हुआ, वैसे, और शिक्षा, अंधविश्वास चारों तरफ, उस देश को अंग्रेज़ों के खिलाफ एकजुट करना, ये एक इंसान के लिए बड़ा मुश्किल काम था। उस मुश्किल को उन्होंने बदला। दूसरा, वो खुद वकील, साउथ अफ्रीका में प्रैक्टिस कर रहे हैं, लॉयर। उनके लिए सब कुछ छोड़ के, अपने परिवार को छोड़ के वापस आना देश में, वो एक बहुत बड़ी त्याग की बात थी। ईमानदारी, जो मैं बता रहा था कार्तिक बाबा की बात, कूट कूट की ईमानदारी भरी हुई, और जो सिर्फ दिखती भी थी, सिर्फ बोलने की बात नहीं, दिखती थी उनके पहनावे से, उनके विचार से, और उनका संघर्षमय जीवन अंग्रेज़ों के खिलाफ। अंग्रेज़ों के खिलाफ भी, और उन्होंने अंग्रेज़ों का इस्तेमाल भी किया इस देश की बेहतरी के लिए। बिल्कुल। तो ऐसा नेतृत्व विरला मिलता है किसी भी देश को। बहुत बहुत धन्यवाद सर, हमसे जुड़ने के लिए, अपने जीवन को साझा करने के लिए।
जब मैं आपसे बात कर रही थी तो मुझे रहमान अली की वो पंक्तियाँ याद आती है जहाँ वो कहते हैं कि औरों ने हार मानी उसने उड़ान भरी, जहाँ रात गहरी थी उसने सुबह करी, जो कहे कि अभी बाकी है सफ़र वो राही नहीं, प्रेरणा की डगर। ये आप में बहुत सटीक व्यक्ति है सर, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए।